नमस्कार, खबर अपडेट में स्वागत है। मैं हूं अनूप और आप देखना शुरू कर चुके हैं द खबर अपडेट्स। जैसा कि मैं बताऊं कि लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, उसके रिजल्ट भी आ चुके हैं और कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का शपथ ले चुके हैं। और अब जो है कुछ ही दिन के बाद मुझे लगता है कि विधानसभा का भी बिगुल बजने वाला है। तो हमारे साथ जो हैं बैठे हुए जेबीकेएसएस के एक नेता रविशंकर यादव जी। पहले तो इनके बारे में जानेंगे कि ये कौन है, इनकी बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि लगातार जो है सोशल मीडिया पे इनकी चर्चा हो रही है कि आखिर ये हैं कौन और इनकी बैकग्राउंड क्या है। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका ढेर सारी स्वागत है। जोहार अनूप जी, सबसे पहले आपको जोहार। और आप तमाम दर्शक से भी आग्रह करते हैं कि आपके चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। रविशंकर जी, आप सबसे पहले आप अपना बैकग्राउंड क्या है आपका और आप अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए हमारे दर्शकों कि आप कौन है और आपका फैमिली बैकग्राउंड आखिर क्या है। देखिए, मेरा नाम रविशंकर यादव हुआ। पहले हम लोग जयनगर ब्लॉक में थे, अभी चंदवारा प्रखंड जो निर्माण हुआ तो 5 पंचायत कट के आ गया था। हम लोग बिरसोडी पंचायत के हरली गांव के निवासी हैं। 2010 में मुखिया बना, यहाँ की जनता ने मुझे बनाया। 2015 में महिला आरक्षण हो जाने के कारण मेरी पत्नी धर्मपत्नी को मुखिया बनाया। हम लोग सीधे साधे परिवार से हैं, ना कोई जमींदार के घर से हैं, ना कोई पैसे वाला घर से हैं, एक साधारण घर परिवार से हैं। लेकिन हाँ, सामाजिक विचारधारा से हमारा परिवार शुरू से जुड़ा रहा है। संघर्षों का, आंदोलनों से हम लोगों का नाता रहा है। हमारे दादाजी स्वर्गीय जगदीश यादव जी, जब ग्राम पंचायत व्यवस्था पूरे देश में लागू हुई तो प्रथम मुखिया बनने का सौभाग्य इस पंचायत से हमारे दादा जगदीश यादव जी को हुआ और लगातार 20 वर्षों तक उन्होंने हमारे पंचायत का मुखिया वो रहे। हमारे पिताजी जेपी आंदोलन के आंदोलनकारी रहे। 1975 में जेपी आंदोलन जब पूरे देश में चल रहा था उस समय ये आंदोलन में जेल गए, 1 महीना 1.5 महीना जेल में रहे। उसके बाद आज इनको जेपी आंदोलन से पेंशन भी मिल रहा है। मैं भी जेबीकेएसएस से आने से पहले कांग्रेस में था और जिला का अध्यक्ष भी रहा यूथ विंग का। बहुत सा प्रभारियों के रूप में काम किया। लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़वाया लोगों को अपने देखरेख में। 2009 में जयशंकर पाठक को विधानसभा का बरकट्ठा से चुनाव लड़वाया। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में जाके एमपी का चुनाव लड़वाया। उसके बाद मैं राजनीतिक जीवन में रहा, आंदोलन किया, लड़ाई हुई, दरोगा से लड़ाई हुई, बीडीओ से लड़ाई हुई, सीओ से लड़ाई हुई, दरोगा से तलिया में लड़ाई हुई तो उठापटक हुई। फिर मैंने उसको सस्पेंड भी कराया आंदोलन करके। हमने भी पुलिस से लाठी मार खाया, वो भी हमको मारा। मुखिया बना था, बिजली नहीं था, बिजली का आंदोलन किया, बिजली लाया, अपने गांव में विकास भी किया। तो हम लोग आंदोलन का और सामाजिक न्याय और समाज से जुड़े हुए रहने का हमारा पूरा परिवार एकजुट रहा और इसमें हमेशा साथ रहा। जी रविशंकर जी, आपने अभी बताया कि मैं कांग्रेस में इससे पहले था। आखिर क्या रीजन था कि आप कांग्रेस से छोड़ करके जेबीकेएसएस में आए हैं? कांग्रेस में एक अच्छे दल के नेता के साथ में आप काम कर चुके हैं, तो क्या रीजन रहा कि आप जो है अभी जेबीकेएसएस की पार्टी में आप ज्वाइन किए हैं? देखिए, पार्टी से पहले होती है माटी जी। अपनी धरती, अपनी माटी, अपने राज्य की जब पुकार आई, टाइगर जयराम महतो जी का जब मैंने विचारधारा को सुना जी, उनकी बातों से जब अवगत हुआ, उनकी विचारों को मंथन किया, तो मुझे लगा कि टाइगर जो लड़ाई लड़ रहे हैं इस लड़ाई में हम लोग को साथ देना चाहिए। क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां जो है वो राज्य की बात नहीं करती है, वो नेशनल के बारे में बात, राष्ट्रीय मुद्दों पे बात करती है, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दों पे बात नहीं करती है। आज 24 साल में झारखंड में भाजपा राज किया, कांग्रेस भी राज किया, मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री बनाए। अभी देखिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है सो खुद दूसरे प्रदेश के हैं। अभी बोर्ड निगम का गठन हुआ, सब दूसरे प्रदेश के लोगों को बना दिया गया है। कांग्रेस में देखिए जितने भी संगठन है 80% दूसरे प्रदेश के लोग हैं। हमारा कहने का मतलब है राज्य हमारा और शासन तुम्हारा नहीं चलेगा। राज्य हमारा है तो हमारे राज्य के लोगों को आप संगठन में भी जवाबदेही दीजिए, विधायकी में भी दीजिए, सांसद में भी दीजिए, निगम बोर्ड में भी दीजिए। सरकार की हिस्सेदारी आपको बनाना पड़ेगा। केवल हमारे राज्य के लोग, हम लोग झंडा डोए, जिंदाबाद करें, केवल आपको वोट दें और आप हमारे वोट लेकर के और दूसरे राज्य के लोगों को आप यहाँ पर राज करा देंगे, तो ये कांग्रेस की विचारधारा हम लोगों को सूट नहीं किया। बहुत सारे लोग बड़ी तादाद में टाइगर की विचारधारा से समझे और हम लोग भी समझे, इसलिए टाइगर की विचारधारा के साथ आए। अच्छा, इस बार जो है लोकसभा चुनाव में जो है आपकी पार्टी जेबीकेएसएस की पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ा करके चुनाव लड़ी, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। आखिर क्या रीजन रहा कि इस बार जो है उन लोगों को हार का सामना करना पड़ा? देखिए, विधानसभा नहीं लोकसभा, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष सुप्रीमो खुद गिरिडीह से चुनाव लड़ रहे थे जी।
हम लोग की नई नई पार्टी, पिछले 2 साल से हम लोग भाषा आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे, और एक तरफ इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन का बहुत बड़े बड़े स्टार, मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव, एक जगह राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में चुनाव, हमारे पास साधन संसाधन भी नहीं थे, और हमारा विचारधारा जनता के दिल में, दिमाग में घुस चुका था कि टाइगर ही झारखंड का कायाकल्प कर सकता है, और झारखंड के जो मुद्दे हैं वो भारत के संसद भवन में यही गुंजा सकते हैं। हम लोग चुनाव लड़ने के फेज में जनता की मांग पर गए, लेकिन टाइगर का नॉमिनेशन होने के बाद जो पुलिसिया रोल रहा, जो सरकार का रोल रहा, सरकार हम लोग संगठन से घबरा गई और टाइगर पर मुकदमा पर मुकदमा, केस पर केस, उल्टा पुल्टा में फंसाने का काम किया, यहां तक कि हमारे संगठन को तोड़ने का काम किया। जिस प्रकार से हमारे 8 संसदीय क्षेत्र में उम्मीदवार लड़ रहे थे, हमारे लोगों को प्रचार हम लोग नहीं कर पाए, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष का प्रोग्राम नहीं हो पाया, हम लोग जनता के बीच में समय नहीं दे पाए, और हम लोग पास ना पोस्टर छपाने का पैसा था, ना बैनर छपाने का पैसा था। 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 500 को चंदा दिया, उससे किए, हम जनता तक कनेक्टिविटी डायरेक्ट हमारा उम्मीदवार का नहीं हो पाया। लेकिन टाइगर जयराम महतो की विचारधारा जनता से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो गया। आज देखिए, टाइगर खुद 3.5 लाख वोट लाए, हम पूरे राज्य में 8.5 लाख वोट लाए हैं, जो कि आजसू, आरजेडी या वामपंथी जितनी पार्टियां हैं, उन लोगों से हमारा वोट प्रतिशत 3 गुना आया है। समझिए, ये झारखंड का लोकसभा के चुनाव में विधानसभा चुनाव का एक आहट दे रही है, यहाँ की जनता संकेत दे रही है कि जयराम महतो जी, आप जेबीकेएसएस से 81 विधानसभा में चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। तो इस बार जो है, मुझे लगता है कि अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव का बिगुल बजने वाला है। तो इस बार क्या लगता है कि जेबीकेएसएस को जनता लोग जो है पसंद करके सरकार बनाने में सपोर्ट करेगी? बिल्कुल करेगी। 8.5 लाख वोट आया, हम लोग उत्साहित हैं। कुल मतदान का 5.5% वोट हमारी पार्टी को मिला है, और हम लोग युवा लोग हैं, और आप जान लीजिए, जब नौजवान चाहे तो किसी भी कुर्सी को उलट पुलट कर दिया है। और पिछले 24 साल में सारे पार्टियों ने झारखंड में राज किया, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, चाहे जितना भी पार्टियां हैं। इस 24 साल में झारखंड जब अलग हुआ, उस समय हम लोग सपना देखे थे कि हमारा अपना नियोजन नीति होगा, हमारा विस्थापन नीति होगा, हमारा खनन नीति होगा, हमारा उद्योग नीति होगा, हमारा छात्र नीति होगा, हमारा डोमिसाइल नीति होगा, हमारे सारे नीतियां झारखंड में बनेंगे, झारखंडियों के लिए बनेंगे, और खतियान आधारित बनेंगे, ताकि झारखंडी जो हम लोग पिछड़ापन है, जो हम लोग पहाड़ों में, जंगलों में निवास करते हैं, हमारा उत्थान होगा। लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने यहां राज करके केवल झारखंड को लूट का अड्डा बना दिया, प्रयोगशाला बना दिया। बाहर के लोग यहाँ पे एमपी बन गए, एमएलए बन गए, राज्यसभा के सांसद बन गए, लेकिन झारखंड की दुर्दशा पे कोई नहीं देखा, यहाँ का तस्वीर, यहाँ का कोई सिस्टम को चेंज नहीं कर पाया। आज वही सिस्टम चल रहा है कि आप देखिए, जेपीएससी, सीजीएल, जेएसएससी, सारे प्रश्न पत्र लीक हो जा रहे हैं, सीट हमारा बिक जा रहा है, स्टूडेंट बेरोजगार दिल्ली, बंबई, तेलंगाना में जाके घूम रहा है। आपके गांव में बालू पत्थर है, आप उठाव नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कोई नीति नियम कानून नहीं, यहाँ के विधायक सांसदों ने नहीं बनाया। तो इसलिए जनता जयराम महतो की विचारधारा से आशा भरी निगाहों से देख रही है कि इस बार झारखंड में सारे लोग को देखें, 2024 में जयराम महतो की पार्टी जेबीकेएसएस को देखेंगे। और निश्चित रूप से आप पत्रकार महोदय, मैं आपको डंके के चोट पे विश्वास दिलाता हूं कि 2024 के चुनाव में सरकार की चाबी जेबीकेएसएस के पास रहेगी। अच्छा, सोशल मीडिया पे आपका लगातार चर्चा हो रहा है कि आखिर रविशंकर यादव कौन है, और लगातार ये भी देखा जा रहा है कि बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र से रविशंकर यादव जी जो है जेबीकेएसएस के रूप में, जो है नेता के रूप में, जो है इस बार खड़े होने वाले हैं विधानसभा में। तो क्या माने कि किन मुद्दों को लेकर इस बार क्या लगता है कि आप जनता के बीच में एक नेता के तौर पे उभर कर जाएंगे? देखिए, मैं अभी जेबीकेएसएस से केंद्रीय सचिव टाइगर जयराम महतो जी ने मुझे दायित्व सौंपा है, मैं काम कर रहा हूं, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी और हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं का ये फैसला होगा कि बरकट्ठा विधानसभा कौन लड़ेंगे। यदि मुझे पार्टी लड़वाएगी तो मैं लड़ूंगा, और नहीं तो पार्टी का जो आदेश होगा वो पार्टी का आदेश सराखों पर होगा। और दूसरी बात है, बरकट्ठा विधानसभा में देखिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि बरकट्ठा विधानसभा में विधायक रहते हुए विधायक विहीन क्षेत्र है ये जी। यहाँ पे ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर कोई जननेता या जननायक या विधायक नहीं हुए। यहाँ पे जननायक हुए, खगेंद्र प्रसाद जननायक हुए, जिनको हम त्यागी पुरुष कहते हैं जी। जो विधायक रहते हुए वो सत्ता का लोभ लालच नहीं था, उन्होंने त्याग दिया और गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके जाके संन्यास का आश्रम उन्होंने ज्वाइन किया, और उत्तराधिकारी चित्तरंजन यादव को बनाया, और यहाँ से विधायक बनाने का उन्होंने, उनके समाज के लोगों ने काम किया, अच्छा काम किया। लेकिन जब उनके जाने के बाद, जब उनका बेटा विधायक अमित यादव जी बनते हैं, जिनको विरासत में राजनीति मिली, अनुकंपा के आधार पर विधायक बने, जब से विधायक बने पूरे बरकट्ठा विधानसभा का क्षेत्र तबाह हो गया। देखिए, उसके बाद
चाचा का राज आया। जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है। ठीक है, दोनों भाजपा है। जेबीएम से चुनाव लड़े जानकी यादव जी, पूरा पिछड़ा वर्ग, दलित, माइनॉरिटी या सभी लोगों ने वोट दिया, जम के विधायक बनाया कि अमित यादव बच्चा है, अभी विधायक नहीं संभाल सकता है, इनको हटाओ, जानकी जी को लाओ। जानकी जी को लाए, तुरंत 6 महीना के बाद में भाजपा गोद में जाकर करोड़ रुपए में बिक गए, अपने आप को बेच दिए। मैंने बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र की वोटर को बेच दिए। बेचने के बाद में फिर भाजपा से चुनाव लड़े, हार गए। मतलब पिछले 2 बार से देख रहे होंगे बरकट्ठा विधानसभा में भाजपा जिसको टिकट देती है वो हारता है। अमित यादव निर्दलीय लड़े, फिर लड़ने के बाद में राज्यसभा चुनाव में भाजपा में चले गए, और भी देखिए भाजपा का मुंह फाड़ फाड़ के प्रचार कर रहे हैं, भाजपा ही हो गए। तो यहाँ की जनता देख रही है कि यहाँ ये लोग भाजपा ही है। उसी का कारण रहा कि 2000 ये पिछले जो चुनाव हुआ, 4 साल पहले जो विधानसभा का चुनाव अपना हुआ था, माइनॉरिटी वर्गों ने देखे होंगे आप कि चचा भतीजा को रिएक्ट कर दिया है। वो देख रहे हैं कि दोनों आरएसएस, दोनों भाजपा हैं, इसलिए उन्होंने ओवैसी पार्टी को 19,000 वोट दे दिया। कुल मिलाकर के आपका कहना यह है कि बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में जो जनता है उन लोगों को कोई विकल्प नहीं मिल रहा था। जी देखिए, ये चाचा भतीजा ने हम लोगों को क्या बना दिया, फुटबॉल बना दिया है। कभी बायां पैर से ही फुटबॉल हम लोग को मारते हैं, कभी दाहिना पैर से भतीजा मारते हैं, कभी बायां पैर से चचा मारते हैं। तो कभी कोई नाराज होता है तो चचा देने चल जाता है, कोई नाराज वो नाराज कर देते हैं तो भतीजा देने चल जाता है। और यहाँ की जनता जेबी केसेस को देख रही है विकल्प के रूप में, कि यहाँ पर यदि जेबी केसेस का विकल्प आता है निश्चित रूप से सारे वर्ग के लोग वोट करेंगे, और जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बरकट्ठा विधानसभा जीत करके जयराम महतो को हाथों को मजबूत यहाँ करेंगे। अच्छा, इस बार जो है अगर मान लिया जाए जेबी केसेस अगर आपको जो है जनता के बीच में जाने का मौका देती है, टिकट देती है, तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, उम्मीदवार कोई भी हो, हमारा मुद्दा उम्मीदवार हमारे जेबी केसेस से कोई भी, हमारे टाइगर अध्यक्ष महोदय का अधिकृत है, जिनको भी लड़ाएंगे, हमारा मुद्दा एकदम साफ साफ है। अभी देखिए हमारे बगल में बाजेटी पावर प्लांट है, 32 गांव की जमीन गई, अभी लोगों को विस्थापन, कई लोग विस्थापित हुए हैं, ना हमारे पास रोजगार यहाँ के लोगों को मिल रहा है, ना कई लोगों को मुआवजा मिल रहा है। यहाँ हाईवा से डस्ट उड़ रहे हैं, प्रदूषण है, कोई देखने वाला नहीं है। क्योंकि चाचा भतीजा दोनों के, जब भतीजा विधायक बनते हैं तो उनका भाई यहाँ ठेकेदारी करता है, चाचा जब विधायक बनते हैं तो उनका बेटा ठेकेदारी करता है। अब पूरे प्लांट को इन्होंने लोगों ने लूट लिया, अपने परिवारवाद को बढ़ावा दिया, चचेरी मौसेरा भाई, फुफेरा भाई, तो कौन कौन कहां परिवार के लोगों लाके प्लांट में भर दिया है। और 32 गांव के नौजवान जिनके जमीनें गई, वो आज रोजगार के लिए टुकुर टुकुर आशा भरी निगाहों से देख रहा है, और बार बार ये विधायक उन लोग को ठग रहे हैं। और इस यहाँ पर नियम नीति कानून बनाने के लिए इन लोग विधानसभा में कभी आवाज नहीं उठाए। ये लोग अपना, हमारे बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्रवासियों को बहुमत को इन्होंने बेच दिया, एगो बेच दिया भाजपा में जाकर के, और फिर निर्दलीय होकर के फिर भाजपा में जाके बेच दिया। ये सारे मुद्दे हैं। जयनगर में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, खुला हुआ है, टीचर नहीं है, इंटर कॉलेज है, टीचर, इन लोग कभी सवाल नहीं उठाया कि यहाँ टीचर की कैसे बहाली हो। खनन नीति, बालू आपके गांव में, इन लोग कभी आवाज नहीं उठाया कि बालू को उठाओ कैसे हो, शिक्षा कैसे सुधरे, स्वास्थ्य कैसे सुधरे। इचाक में इको सेंसिटिव जोन लगा दिया गया है, न सेंट्रल मिनिस्टर, न सांसद, न विधायक को इचाक का सुनने वाला है, न चलकुस्सा को सुनने वाला है, न आप थाना में चले जाइए, सीओ के यहाँ चले जाइए, एक आम आदमी किसान को दाखिल खारिज के लिए 50,000 40,000 रुपया देना पड़ता है। विधायक को इतना हिम्मत नहीं है कि सीओ को टाइट से बोल सके कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। थाने में चले जाइए चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए, दरोगा मुंशी 1000-2000 हमारे स्टूडेंट से ठग लेता है और धुतकार के भगा देता है। अभी एक घटना देखे होंगे, सीओ का एक अटेस्टेड कराने के लिए गया था एक लड़का, सीओ उसको धुतकार के भगा दिया, साइन नहीं किया, उसको रोजगार नहीं, उसको नौकरी नहीं लगा। तो ये हालत है झारखंड का। इसलिए टाइगर ने कहा है कि शासन हमारे हाथ में दीजिए, प्रशासन कैसे ठीक करेंगे वो हम पर छोड़ दीजिए। तो जेबी केसेस में जितने भी हमारे उम्मीदवार लड़ेंगे सब वेल एजुकेटेड लड़ेंगे, युवा लड़ेंगे, भ्रष्टाचार यहाँ पे एकदम 0 टॉलरेंस होगा, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, और हम लोग सिस्टम को सुधार देंगे। क्योंकि हेमंत सरकार और भाजपा सरकार जो रही, भ्रष्टाचार में इतना लिप्त रही जो कि ये लोग काम नहीं कर पाया। अच्छा, आपने कहा कि नहीं, बहुत सारे मुद्दे आपने बताया कि नहीं, जेबी केसेस में जो भी नेता गनाएंगे वो जितने भी सारे जो नीतियां हैं वो बना करके राज्य को एक सफल वे में देखना चाहते हैं और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन इससे पहले जब बीजेपी की सरकार थी तो बीजेपी की सरकार में जो काम हुआ वो तो आपने भी देखा। उसके बाद जब जेएमएम की सरकार आई, जेएमएम ने बड़ी बड़ी वादे की कि लोगों को 5 लाख नौकरियां देंगे, है ना, लेकिन वो दी नहीं, वो भी फेलवर कर गई और न जाने कितने सारे घोटाले भी हुए। आपने भी देखा कि जो जेपीएससी का सीट हो, चाहे वो जितने भी सारी सीट हो, सब बिक गए। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि नहीं, ये भी जो है जेबी केसेस जब सत्ता में आएंगी तो ये भी अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ऐसा काम करेगी? देखिए, आपको जादूगर तो झारखंड को जादू की छड़ी लेकर नहीं आएगा, सुधार देगा, कोई अवतारी पुरुष तो नहीं आएगा। लेकिन जयराम महतो का जो विचारधारा है, हम
कोई कतारी में गुड़ दे के नहीं कतारी रोकता है कि कतारी में गुड़ रोपेंगे तो मीठ कितना होगा कि कम तीत होगा। हाँ जी। आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि 24 साल में 23 सालों में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं झारखंड में सत्ता चलाया सरकार, इसीलिए मैं बोला। हाँ सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए। ये सरकारें चलाई और जनता को ठगने का काम किया। हम लोगों के पास में कुछ खोने का नहीं है। हमारे पास पहले हमारा बायोलॉजी में है, हमारा आइडियोलॉजी में है कि जो भी हमारे विधायक भ्रष्टाचार में पाए जाएंगे, विधायक बनने के बाद सबसे पहले हमारी पार्टी उस पर कार्रवाई करेगी। आप देखिए, चुनाव जब विधायक या सांसद को लड़ता है तो घोषणा पत्र में जारी करता है कि हमारे पास 1 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन वो फिर आने वाला 5 साल में 1 करोड़ 50 करोड़ से बदल जाता है। यदि आप व्यापारी हैं या बिजनेसमैन है तो 1 करोड़ का आपका ज्यादा से ज्यादा 5 साल में 2 करोड़ होगा, लेकिन वो 50 करोड़ से बदल जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किए हैं। तो हम लोग अपने तरफ से जेबी केसेस के जो हमारे सुप्रीमो ने नियम बनाया है कि हम लोग भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, बशर्ते जनता से भी हमारा अपील है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आपने पैसा लेकर के वोट किया, मुर्गा दारू के नाम पर वोट किया, हम खुलेआम हम लोग चुनाव साफ बोलते हैं कि हमारे पास ना साधन है संसाधन है, हमारे पास आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, हम लोग काम करने के लिए आए हैं, हम लोग पैसा नहीं दे सकते हैं, हम लोग पैसा नहीं बांटेंगे, ना मुर्गा बांटेंगे, ना दारू बांटेंगे। जनता से कहना चाहते हैं कि इस 24 साल में यदि झारखंड में आपका सीट बेचा गया है, आपके बच्चे बेरोजगार हैं, आपका खेत में पानी नहीं पहुंचा है, आपके स्कूल में टीचर नहीं है, आपके हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, ये सुविधाओं को ठीक करने के लिए यदि आपको जेबी केसेस को चुनते हैं तो यहाँ पैसे की कोई बात नहीं करना होगा। चुनाव में हमारे उम्मीदवार को निस्वार्थ भाव से आपको जिताना होगा, और जिताने के बाद आप कॉलर पढ़ के हम लोग से काम कराइए, और कॉलर पढ़ के काम नहीं करें। इसलिए मेरा जनता से खुला निवेदन है कि इस विधानसभा के चुनाव में पैसे की बात नहीं करिए, धन की बात नहीं करिए, केवल जन की बात करिए, और टाइगर के हाथों में नेतृत्व दीजिए, जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाइए, हमारे एक विधायक को जिताइए, और निश्चित रूप से आपके लिए नियम बनेगा, नीति कानून बनेगा। झारखंड जो आज 24 साल से ग्रसित है, वंचित है, हम लोग नियम नीति कानून बनाएंगे, और झारखंडियत के लिए, खतियान धारकों के लिए यहाँ पे देखिए बहुत सारे अवसर हैं। हमारे पास 40% खनिज संपदा है जो पूरे देश को देते हैं, वहां हमारे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हमारे यहाँ एनटीसी है, डीवीसी है, सीसीएल है, बीसीसीएल है, बहुत सारे इंडस्ट्री है, वहां पे हमारे रोजगार पैदा होंगे जो बाहर के लोग काम कर रहे हैं। जब हमारा नियोजन नीति, स्थानीय नीति निर्धारित हो जाएगा तो रोजगार हमारे यहाँ होंगे, और प्रवासी मजदूर जो जगह 10,000 5,000 में भटक रहे हैं, उसके लिए नियम नीति कानून हम लोग बनाएंगे। रोड सड़क नाली तो सब बनाते हैं हम लोग, तो वो भी बनाएंगे, साथ साथ में नियम कानून बनाएंगे। ये हमारा विचारधारा है, इस मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आपको इस महीने के बाद दिखेगा, सारा प्लानिंग जनता के सामने आएगा, हमारे टाइगर लेकर के आएंगे, और निश्चित रूप से जिस तरह से टाइगर का जलवा चलता था और जनसैलाब चलता था, इस महीने के बाद आप वो जलवा और जनसैलाब फिर से विधानसभा स्तर पे आपको देखने के लिए आपको मिलेगा। यहाँ इनके साथ इनके पिताजी हैं, इनसे भी जानेंगे, क्योंकि ये भी जेपी आंदोलन में जेल गए थे, और इनका भी जो है बैकग्राउंड जो है सामाजिक तौर पे रहा है, तो इनसे ही जानेंगे कि आखिर क्या है, जेपी आंदोलन में कैसे जेल गए थे, क्यों जेल गए थे। तो हमारे चैनल में स्वागत है। चाचा, आप जेपी आंदोलन में जेल गए थे, आखिर क्या रीजन रहा था कि आप जेपी आंदोलन में जेल गए थे, क्या कर रहे थे आप? हम जुलूस में थे। जुलूस में थे? किस टाइप का जुलूस था? जुलूस लड़का सबका पता है, जनता भी था। हाँ। तो ऑर्डर हुआ कि इन लोग के लाठी मार के अरेस्ट कर दो। हाँ। मतलब पत्थर उथल लोग जनता चलाने लगा। तो करीब 4 साढ़े 4 बजे सबको अरेस्ट करके अंदर किया, और 7-8 बजते रात जेल भेज दिया, सेंट्रल जेल। तो खूब पानी मार रहा था। तो 11-12 बजे रात सूखी रोटी और आलू का झोर तरी सब्जी, 4-4 5-5 रोटी सबको दिया। कोई खाया, कोई नहीं खाया, बिक दिया। उसके बाद सवेरे हुआ तो चना और गुड़ तो लड़का लोग नहीं लिया। अच्छा। और हम लोग रोटी और सब्जी लाइए, यही दीजिए बनाने के लिए। अच्छा। तो वो आदमी दिया, तो रोटी सब्जी सवेरे के 12 बजे भात। हाँ। तो 8 रोज के बाद मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा था, उनका भतीजा सब आया हुआ था रांची से। उन लोग बॉन्ड मार के निकल दिया। तो तिलैया के करीब 15-20 आदमी बचे। तो हम लोग की भी बोला, हमने बोला नहीं, यहाँ तो जुलूस हरदम होता है, और जो पकड़ाएगा उसको बेल भी सरकार नहीं देगा। तो वही तरह 1 महीना के अंदर सबके बेल हो गया। अच्छा। 6 महीना केस लड़ने पड़ा। वो डिग्री हुआ हम लोग के। तो विश्वास मोदी बोला का तुम लोग का कुछ नहीं मिलेगा,
खाली हम लोग लेके लेंगे और सरकार घर बैठे भेजेगा, कोई भी मुख्यमंत्री, तो वही भेजा है। अच्छा, वही पैसा मिल रहा है। हाँ, तो कब कब बात था ये? 1975 का बात। अच्छा, उस समय आपका उम्र क्या था? 19-20 वर्ष। अच्छा, 19 से 20 वर्ष में आप जेल चले गए थे, मतलब इतना आंदोलनकारी थे आप। क्या बात है। तो अच्छा, कुछ जो है पेपर ऊपर दिखा रहे थे कि आपको जो है जेपी आंदोलन में जो जेल गए थे आपको पेंशन भी मिल रहा है। पेंशन मिल रहा है आपको? हाँ। अच्छा, कितना पेंशन मिल रहा है? 2,500 रुपया मिल रहा है। क्या बात है। तो आपके बेटा जो है रविशंकर यादव जी, इस बार जो है जेपी कैसे से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो क्या माने आपके जैसा ये सेनानी बन पाएंगे? आपको लग रहा है आपके जैसा नेता ये बन पाएंगे? जिस तरह से वोट आया है उस तरह शायद हो जाएंगे ना। क्या बात है। तो ये थे रविशंकर यादव जी के पिताजी। इन्होंने 1975 ईस्वी में ये जेल गए थे जेपी आंदोलन में, और एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इन्होंने भी काम किया है। तो इनका, मुझे लगता है कि इनका छाया इनके ऊपर मिला है और ये भी आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब विधानसभा का बिगुल फूकेगा तो ये भी जो है जनता के बीच जाएंगे, और मुझे लगता है कि मेरा भी शुभकामनाएं आपके साथ है और आप आगे ऐसे ही बढ़ते रहिए। तो हमारे साथ थे रविशंकर यादव जी। इनसे बातचीत करके हमने जाना कि आखिर ये कौन है और जनता के बीच में इनकी क्या छवि है। तो तब तक के लिए देखते रहिए खबर अपडेट के साथ। अनूप, धन्यवाद। जोहर।